हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। प्लस टू के हम पूरा प्लस टू का जितना हम सिलेबस है केमिस्ट्री का वो रिवाइज कर रहे हैं क्विक रिवीजन में। जैसे आपने देखा होगा एक वीडियो निकल चुकी है हेलो एल्केन्स वाली। अब हम करेंगे उसके एमसीक्यू। ठीक है, पहले मैंने आपको चैप्टर रिवाइज करवा दिया, अब हम करेंगे उसके एमसीक्यू। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के, क्योंकि मैं चाहती हूँ 30 क्वेश्चन हम हर चैप्टर के जो कर रहे हैं वो क्विकली रिवाइज करें। टाइम कम है, इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ फोकस आपका चैप्टर के रिगार्डिंग ही बातें होंगी, उसी के रिगार्डिंग जो मुझे गाइडेंस देनी है वो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपका, conversion of an alkyl halide into an alcohol by aqueous NaOH is classified as। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। ठीक है, कन्वर्जन किसका पूछा गया है? सी एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड सपोज करो मैंने ये ले लिया, एल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कोहल, इसका यूज करके एक्वस NaOH का यूज करके। आप देख सकते हो OH लग जा रहा है, ठीक है, NaCl NaX हट जाएगा, है ना, NaX निकल जाएगा। तो सिंपल सी कैसी रिएक्शन है ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सिंपल था ये, ROH प्लस NaX बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन, इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड। यहाँ बेटा मेरे हिसाब से एक्चुअली एक गलती है कि डाई क्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, बट वो अलग बात है, उन्होंने इन शॉर्ट ये मान लिया कि इथाइलिन एंड इथाइलिडीन जो वर्ड आता है जेमिनल एंड वेसिनल डायहाइड्स के लिए आता है, तो अलग बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनको क्लियर करना चाहिए था। ठीक है, इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिन डाइक्लोराइड ये दोनों आइसोमर्स हैं। जेमिनल और वेसिनल डायहाइड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे ये है, ये आपका कहलाता है जेमिनल डायहाइड, मतलब नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप पहचानते हैं। एल्काइलिडीन, ये एल्काइलिडीन वर्ड आपका जेमिनल के लिए आता है। इथाइलिन एल्काइलिन वाला आपका विसिनल डायहाइड्स के लिए आता है। गॉट इट? सो इसके अकॉर्डिंग आपका बेटा क्या होगा कि दोनों तरह के आपके डायहाइड्स हो गए, राइट। दोनों डायहाइड्स आपके आइसोमर्स हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट सेम आता है। इस जो आपकी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, दोनों कंपाउंड्स जब आपके के अल्कोहलिक KOH के साथ, एक्वस नहीं है अल्कोहलिक है, याद रखना, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH के साथ आपकी रिएक्शन डिफरेंट है जो आपने अभी भी की थी एक्वस NaOH के साथ। ठीक है ना, तो आपका इन दोनों के साथ सेम प्रोडक्ट आएगा विद अल्कोहलिक KH, बोथ द कंपाउंड्स विल गिव सेम प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ चारों में से आपका अल्कोहलिक KOH ही ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, बाकी आपका कोई करेक्ट नहीं बैठ रहा। शायद यहाँ पे अल्कोहलिक NaOH होता तो भी आंसर चल जाता। ठीक है, अल्कोहलिक मेन यहाँ पे जरूरी है, एक्वस वाला नहीं आएगा। गॉट इट? ये आपने रिएक्शंस अगर पढ़ी होगी तो ध्यान दिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज बीन सजेस्टेड एज कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बेटा हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFCs जिन्हें आप कहते हैं। अब यही आपको ढूंढने हैं, मीथेन नहीं होगा जी, CF4 भी नहीं होगा। इन दोनों में बच्चे डाउट कंफ्यूज कर जाते हैं, बट ये देखो यहाँ CH2Cl2 है, यहाँ CCl2F2 है, ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। गॉट इट? उस चैप्टर से ही ये बेटा आपका ये जितने भी क्वेश्चंस है हेलो एल्केन्स के, और बहुत फोकस्ड वे में मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं कि सो दैट आपका चैप्टर पूरा रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो पहले चैप्टर रिवाइज करना, वो वाली वीडियो जरूर देखना जो मैंने आपको क्विक रिवीजन करवाई है, उसमें आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है, मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है, जिसने पहली बार पढ़ा होगा ना, उसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि जनरल रिएक्शन करना और एक एक रिएक्शन करना दोनों में फर्क पड़ता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अगर ये चाहो कि एक ही बार पढ़ के सारा याद हो जाए, ऐसा नहीं होता, आपको रिवीजन करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। गॉट इट? इनफैक्ट टीचर्स भी, जैसे हम लोग टीचर्स भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस टाइम सपोज करो मैं बैठी हूँ तो मुझे सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस याद होंगी, नहीं। थोड़ा बहुत ऐसा होता है, कुछ ना कुछ चीजें आपको रेगुलर पढ़ते रहना पड़ता है, तब जाके दिमाग में रहती है, उसमें भी कभी कभार स्किप हो जाता है। तो इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करो, एंड जितने भी आपके जो चैप्टर्स हैं जहां आपने अपने नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज करो, फिर क्विक रिवीजन करो, फिर क्वेश्चंस करो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एन एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एन अल्कोहल। अल्कोहल से, याद है ऐसे ऐसे करके एक चार्ट बनवाया था मैंने, उसमें क्विक रिवीजन जब मैंने आपको करवाई थी उसमें मैंने एक चार्ट करवाया था, राइट। ये उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन है, मतलब उसी पे बेस्ड है कि अल्कोहल से आपको जब एल्काइल हैलाइड बनाना है, एल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो ऐसा क्या है जो आप यूज नहीं करेंगे। HCl ZnCl2 सबसे पहली रिएक्शन थी, याद है, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो RCl, और जो आपका साथ में वो है क्या कहते हैं, वाटर निकल जाता है। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख ही देती हूँ,
सारी रिएक्शंस लिख देते हैं ताकि आपकी फिर से रिवीजन हो जाएगी। और ये बार बार मैं इसीलिए लिख रही हूँ बेटा कि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। एल्कोहल से हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCl को और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। याद है, ये वाटर यहां से निकल जाएगा, ये ठीक है, एंड RCl प्लस वाटर, ठीक है, RCl प्लस वाटर बन जाएगा बहुत इजीली। SOCl2 PCl5 तो मुझे लगता है बच्चा कभी भूलना ही नहीं चाहिए, मैंने इसका तरीका ही ऐसा बताया था। SOCl2 याद आया कुछ? ये Cl है बेटा, जल्दबाजी में A लग रहा है, तो RCl आ गया यहां से RCl, ठीक है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये सॉरी हाइड हो जा रहा होगा मेरे पीछे, रुको RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। ऐसे ही PCl5 के साथ आपको याद होगा, यहाँ PCl3 लिखते थे हम, क्या बनता था इसके साथ? POCl3 बनता था, है ना, एंड HCl बनता था और RCl बनता था। तो मतलब आपका खाली NaCl के साथ जब आप रिएक्ट अगर करवाओगे तो आपका ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो यहाँ पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड, करेक्ट आंसर आ जाएगा C ऑप्शन NaCl, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो क्लोरोमीथेन को, क्लोरोमीथेन मतलब CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमीथेन को जब आपने रिएक्ट करवाया एक्सेस ऑफ अमोनिया का यूज करते हुए तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे आपका देखो, जब अमोनिया ये रिएक्ट करता है ना साथ में, अमोनिया यहाँ साथ में रिएक्ट करता है जब, तो आप देख सकते हो एमीन्स बनेगा, ठीक है। पहले आपका प्राइमरी अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन, फिर एक बार एक H और रिमूव हो जाएगा, ये आप देख सकते हो ना, H एक एक करके सारे रिमूव हो जाएंगे, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शरी बनेगा, फिर वहां पे क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। ये बेसिक रिएक्शन है उसमें, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन देखनी है। ऑप्शन में यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कहीं नहीं दे रखा, राइट। N डाइमिथाइल मिथेनामीन, ये भी नहीं बनेगा, डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। N मिथाइल मिथेनामाइन, एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट को लेके इन्होंने ना, मैंने इसका आंसर अगर आप ये कहो तो मिक्सचर कंटेनिंग ऑल ऑफ दीज इन इक्वल प्रोपोर्शन हम नहीं कह सकते। मिक्सचर तो नो डाउट बनता है, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में बनेगा कि नहीं ये फिक्स नहीं होता। मेजर प्रोडक्ट इसका मिथेनामाइन बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर चारों में से आपका मिथेनामाइन आना चाहिए, प्राइमरी अमीन जो आपका बनता है सबसे पहले, ठीक है। फर्दर वो रिएक्ट करता जाएगा अमोनिया, ऑब्वियसली उसके आपके जो बाकी तरह के अमीन्स है सेकेंडरी टर्शरी वो भी आते जाएंगे, है ना, बनते जाएंगे, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स तो आता है लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन नहीं होगा। सो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपका मिथेनामाइन आना चाहिए। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ये कह सकते हो थोड़े ट्रिकी हैं, उतना ज्यादा बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कभी कभार लेकिन पूछ भी लिया जाता है, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को पिक कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद एक्वस NaOH, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद एक्वस NaOH, इसकी रिएक्शन लिख लें जरा। क्लोरोफॉर्म हमने लिया NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो इसमें आपका बनता है CHOH थ्राइस, यहाँ से 3 OH यहाँ पे लग जाएंगे, गॉट इट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप में होगा वो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बनेगा आपका जी फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एंड उसके बाद फर्दर ये NaOH के साथ रिएक्ट करवा के बना देगा सोडियम फॉर्मेट। ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म की कुछ कुछ रिएक्शंस तो मैंने आपको कल जैसे पढ़ाया था, जब आपको क्विक रिवीजन करवाई थी, मैंने कहा था बहुत ज्यादा रिएक्शंस मत ध्यान देना, कुछ रिएक्शंस पे बेस्ड सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ज्यादा पे नहीं है। जो MCQs में आ जा रहे हैं वो कर लो, बाकी ज्यादा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना, वहां पे जाके आपको बहुत कुछ याद भी नहीं रहेगा, है ना। रिवीजन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो क्वेश्चंस आपको दिमाग में सबसे ज्यादा रहे, अदरवाइज रिएक्शंस तो एंडलेस हैं। आप सपोज करो किसी एनसीईआरटी से पढ़ते हो, बड़े लिमिटेड रिएक्शंस हैं, और उसके बाहर अगर आप पढ़ने लगे तो बहुत सारी रिएक्शंस है ना, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड फोकस करना होता है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स के लिए आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म की आपकी रिएक्शन जब एक्वस NaOH के साथ होगी तो आपका क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पे है कहीं, ये देखो ये रहा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। चलो आगे करें, विच एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट मोस्ट रेडिली बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें बेटा मैं अगर आपसे ये कहूँ एल्काइल हैलाइड्स जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं उसमें आप SN1 SN2 सारी मैकेनिज्म वगैरह तो है ही, राइट, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ सेम है, बस हेलोजन चेंज हो रहा है ना। हेलोजन चेंज हो रहा है मतलब
कि आपको ये देखना है कि इन चारों में से किसकी रिएक्शन सबसे सही होगी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, बेटर लिविंग ग्रुप, जितना आसानी से जो ग्रुप है वो लीव करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप, मोर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मोर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऐसे कर लो, मोर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, गॉट इट। तो लिविंग ग्रुप आपका बेटर भाई आई नेगेटिव होता है, फिर बी आर नेगेटिव होता है, फिर सी एल नेगेटिव होता है, फिर एफ नेगेटिव, ठीक है। तो यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए था आयोडाइड। ये आपका सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, मोस्ट रेडिली रिएक्ट करेगा बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आई नेगेटिव आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, आसानी से बॉन्ड टूटता है, वो आसानी से जल्दी लीव करेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसके केस में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। चलो डाई इथाइल, तो यानी डाई इथाइल, तो इधर भी हम ऐसे लिख लेते हैं, इधर भी हम ऐसे लिखते हैं, डाई इथाइल हो गया, एंड ब्रोमो बोला था, ब्रोमो लगा दिया, एक एच आ गया। ये एक्चुअली इसका, अगर आप वैसे तो करेक्ट आईयूपीएसी नेम पूछा हुआ है ना, तो आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या कंपाउंड है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 5 है ना, पेंटेन आपका आंसर आ जाएगा। किस पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, थर्ड पे, 3 ब्रोमो पेंटेन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन बेटा आता ही आता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मुझे लगता है आपने +1 में अगर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे उस पे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जब 10th में, वैसे तो आपका स्टार्ट हो जाती है सारी चीजें, लेकिन 10th में थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, +1 में आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीटली आपको आ जाना चाहिए जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पढ़ते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों पे फोकस करना, एंड अगर कोई टर्म 1 में कमी रह गई तो उसको टर्म 2 में पहले ही सुधार लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन के साथ जब किसी मेटल का बॉन्ड, इसमें है क्या, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेटा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए ही कहा गया है, मतलब इन चारों में से आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको नजर आ रहा है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। RMgX, RMgX, R यानी कार्बन का बॉन्ड डायरेक्टली मेटल से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। ये यहाँ पे CH3MgI दिया हुआ है, यहाँ पे हो सकता था MgBr दिया होता है, MgCl दिया होता, और ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई दूसरा दिया होता है। तो आपने बेसिकली चेक करना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहाँ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी दूसरे तरह का भी तो हो सकता है ना, जिसमें आपका एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा हो, हेलोजन चेंज हो रहा हो, ठीक है, उस पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, एक रिएक्शन आपको दी हुई है जिसमें आपका एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बन क्या रहा है, एल्केन। ये आपका एल्केन बना सोडियम, ये बड़ा सिंपल सी चीज है, ध्यान है, मैंने कराया हुआ है ये भी, सोडियम, और ये बन निकल जाता है ए ऐसे, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने कल ही कराई थी, कौन सी थी ये रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ये हम बेटा क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो मैं उसको बता दूं कि एग्जाम बिल्कुल सर पे है अगले हफ्ते, है ना। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नहीं रिवाइज किया है तो क्विकली रिवाइज करके एमसीक्यूज फटाफट से सॉल्व कर लो। 6 दिन में बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, 6 दिन में मैं सारे चैप्टर्स करवाऊंगी। क्विक रिवीजन चैनल पे सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस की ऑलरेडी पढ़ी हुई है, उसको अच्छे से देख लेना। क्विक रिवीजन मैंने हेलो एल्केन्स की करा दी है, हेलो एल्केन्स की अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, सॉरी एमसीक्यूज, ठीक है। इसी तरह से सारे चैप्टर के हम क्विक रिवीजन और एमसीक्यूज करते जाएंगे। आपको ये मैं अपनी तरफ की मेहनत बता रही हूँ, आप लोगों को मेहनत करनी है कि आप लोगों ने फटाफट से रिवाइज करना है चैप्टर एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ये भी कर जाओगे ना, मैं बोलती हूँ काफी हद तक आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा एंड अटेम्प्ट कर पाओगे वहां पे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ जब आप रिवीजन करवाती हूँ मैं, तो बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो रिएक्शंस आते हैं, वो मैं बताती जाती हूँ, तो अगर आप ध्यान दें तो बहुत इजीली कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल ऑन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके ऊपर बनेगा, एल्काइल हैलाइड है, सिंपल, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन गया जी, RMgX। So Grignard reagent is prepared by the action of magnesium metal on alkyl halide. Got it? अगला क्वेश्चन, Which reagent will you use for the following reaction? ये फिर से NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान दें तो ये देखो, एक बारी क्लोरीन आपका यहाँ लगा है, ठीक है, प्राइमरी, एक बारी आपका सेकेंडरी कार्बन पे लगा है। ऐसा बेटा तभी होता है जब डायरेक्ट क्लोरीनेशन होती है लाइट की प्रेजेंस में, डायरेक्ट क्लोरीनेशन लाइट की प्रेजेंस में, Hμ, ठीक है। NaCl वाला है नहीं, ये डार्क वाले तो वैसे नहीं आ सकते, डार्क में होगा ही नहीं क्लोरीनेशन डायरेक्ट। ये है आपका करेक्ट आंसर, Cl2 UV लाइट। क्लोरीनेशन आप डायरेक्ट करवा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो आपके इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है।
एंड ये रिएक्शन आपने हो सकता है बुक में किसी और एल्काइल पार्ट के लिए की हो, जैसे यहाँ पे ब्यूटेन के लिए दे रखा है ना, आपने हो सकता है इथेन के लिए, प्रोपेन के लिए कर रखी हो। फाइन। सो मैंने पहले ही कहा था आपको जब मैं रिवाइज करवा रही थी क्विक रिवीजन में कि जनरल पढ़ो बेटा। जनरल जब आप पढ़ते हो ना, वो आर पार्ट चेंज होके अगर कहीं भी आएगा तो बच्चे को समझ में आ जाता है। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, मीथेन, इथेन या इस तरह से रिएक्शंस उससे पढ़ते हैं, उससे याद करते हैं। तो अगर वो आर पार्ट चेंज कर देते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि रिएक्शन क्या है, राइट। सो फोकस इस पे करो कि आप जनरल पढ़ो। जनरल रिएक्शन मतलब जैसे आर एक्स, आर ओ एच आप लिखते हैं ना, मैं करवाती हूँ। जब मैंने आपको एमसीक्यू जब वो क्विक रिवीजन करवाई थी तब भी जनरल इसीलिए करवाया कि बच्चे को अगर जनरल याद रहेगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर वो आएगा तो अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये किसका है, कोई बता सकता है? पहले तो मैं बता देती हूँ BHC क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे H भी है, हर पोजीशन में यहाँ पे H भी है। ठीक है, ये आप शो करो चाहे ना करो, बट मैंने बता दिया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसी का कमर्शियल नेम लिंडेन है। दिस इज ऑल्सो BHC, ये कमर्शियल नेम है बेटा। गैमेक्सीन और लिंडेन दोनों आपके कमर्शियल नेम हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड के। ये सब आप जब इंसेक्टिसाइड्स वगैरह कभी पढ़ोगे या ठीक है इस चैप्टर में तो एक्चुअली है ना, उसके लिए है। उसके बाद आपका आता है क्लोरल। क्लोरल है CCl3CHO। कल याद है जब कल नहीं आई मीन मॉर्निंग वाली जो MCQ वो क्विक रिवीजन निकली थी, मैंने आपको उसमें कहा था क्लोरल अच्छे से पढ़ लेना। क्लोरल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है ना, चाहे उसका स्ट्रक्चर है चाहे उसकी रिएक्शन है, वो जरूर कर लेना। तो मैंने इसीलिए कहा था। ये आपका क्लोरल का फॉर्मूला हो गया। क्या रह गया? DDT। ठीक है, DDT का ये स्ट्रक्चर है। सो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, DDT। ठीक है, डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। वैसे अलग बात है, ये मिसनॉमर है, इसका नाम भी अच्छे से पढ़ लेना। DDT का नाम जो है, नेम, वो अच्छे से कर लेना। एक्चुअल जो IUPAC नेम होना चाहिए और ये जो इसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, ये भी अच्छे से। ये मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब क्या होता है बेटा? मिसनॉमर मतलब कि नाम जो है ना उसका वो एक तरह से धोखा दे रहा है। ठीक है, डाइक्लोरो और डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, अगर आप स्ट्रक्चर ना देखो और इसको सोच के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं आएगा, राइट। इसका करेक्ट जो बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग IUPAC नोमेनक्लेचर है वो डिफरेंट है, आपको वो दोनों करके जाने हैं। इसलिए मैंने कहा DDT पे ध्यान देना। ठीक, और DDT की एक प्रिपरेशन भी कर लेना। ठीक है, DDT की प्रिपरेशन कर लेना। क्लोरल का मैंने आपको बता दिया। लिंडेन BHC में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये नाम या फॉर्मूला पता होगा, मोर देन सफिशिएंट। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, DDT is prepared by, मैंने अभी कहा था और आ भी गया। DDT is prepared by the reaction of chlorobenzene with in presence of concentrated H2SO4। सो इस रिएक्शन को जरा हम डिटेल में ही कर लें कि किसके साथ ये रिएक्शन होती है। पूछा हुआ है DDT is prepared by the reaction of chlorobenzene with, मतलब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ होगी। पहले तो मैं आपको रिएक्शन ही करवा दूं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, एक बार ही याद कर लोगे, अगर यहाँ देख लोगे तो रिएक्शन भी याद हो जाएगी और DDT का स्ट्रक्चर भी साथ में याद हो जाएगा। कमाल की बात तो ये है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या करवाया था? क्लोरल करवाया था ना, क्लोरल। ये रिएक्शन बेटा क्लोरल के साथ ही होती है, और ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? सो दैट यहाँ से वाटर रिमूव हो सके। गॉट इट? रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप हीट करवा रहे हो। तो समझ में आया? ये सिंपली आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? साथ में आपका वाटर भी निकलेगा, प्लस वाटर। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या आ गया? यहाँ मैं छोटा सा दोबारा से बना दे रही हूँ, Cl। ठीक है, ये Cl और इसको ऐसे कर लो, डायरेक्टली आपका यहीं से जुड़ जाएगा ना, CH CCl3। यही स्ट्रक्चर अभी आपने किया, देखो जरा, किया ना? बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने कहा इस रिएक्शन को ऐसे याद कर लोगे, स्ट्रक्चर भी दिमाग में बैठ जाएगा, फॉर्मूला बैठ जाएगा, रिएक्शन बैठ जाएगी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, क्लोरल। अगला क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड्स एंड रोगो। ये बहुत सिंपल है। अच्छा, जितने क्वेश्चंस आपके मैं MCQs में करवा रही हूँ, हो सके तो बेटा पॉज करके, मतलब इन द सेंस की पॉज क्या करना, साथ के साथ भी आप आंसर, जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ती हूँ उतनी देर आप आंसर दिमाग में सोच सकते हो, है ना। आप लोगों को तो ऑलमोस्ट इस टाइम तक सारी रिवीजन हो जानी चाहिए। सो क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आंसर आना चाहिए, राइट। एल्काइल हैलाइड अंडरगोज क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पता है अभी हमने कितनी रिएक्शंस करी जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, राइट।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक है, ये बात रह गई। अगर आपको ध्यान हो SN1 SN2 था ना इस चैप्टर में, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट। अगले करते हैं, अगला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो SN1 SN2 रिएक्शन, रेसमाइजेशन, अल्फा एलिमिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से कोई आंसर आना था। SN2 में से कहां पे अटैक होता है, बैक से अटैक होता है। एंड और क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, ठीक है, क्या प्रेफर करेगा। SN2 रिएक्शन में बेटा आपका अगर बैक से अटैक हो रहा है, आपको ध्यान हो मैंने बताया था बल्कि ग्रुप अटैक नहीं करेगा, है ना। तो मिथाइल वाला जो भी आपका हैलाइड होगा वो, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये आपका ट्रेंड था या ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था फॉर SN2 रिएक्शन, क्योंकि SN2 रिएक्शन में बैक से अटैक हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जितना ज्यादा आपका बल्कि ग्रुप होगा वो स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, है ना। छोटा वाला प्राइमरी वाला अल्काइल हैलाइड फिर आपका क्या प्रेफर करेगा, SN2। यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, SN1 में टर्शरी, क्यों, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, तो ये चीज ध्यान रखना है। SN1 SN2 मैंने क्विक रिवीजन में भी अच्छे से पढ़ाया है, आई होप आपको ध्यान हो गया होगा। SN2 प्राइमरी वाला उसमें फटाफट से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे बेटा ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ ना, हो सकता है क्वेश्चन में आपको जो 4 ऑप्शन दिए हों उसमें फॉर्मूला दिया हो, तो आपको देखना पड़ेगा उनमें से प्राइमरी हैलाइड कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कौन सा है वो देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चूज करेंगे। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की फॉर्म को भी कई बार थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। फाइन, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फॉर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के लिए फिर से आपका देखो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इट्स एक्सपोजर कॉजेज कार्डियक डैमेज। यस, इसका एक्सपोजर जो है हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, इन सबके लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। अगर एक्सपोजर ज्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, कोमा में इंसान चला जाता है एंड फाइनली डेथ हो जाती है। सो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी मतलब देख के पता लग रहा है। अच्छा, इफ इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म द स्किन गेट्स सोर्ड। हाँ ये होता है, लेकिन कुछ केसेस में होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है, कुछ केसेस में होता है, तो आप इसको जनरलाइज नहीं मान सकते। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिमेन्स अनअफेक्टेड है, तो बिल्कुल ही गलत है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, आपको पता है, क्लोरोफॉर्म सुंघाने से बेहोश हो जाते हैं, राइट। और ये जो आपका डिजीनेस होती है, इसकी वैल्यू ना 900 ppm है, 700 नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। वैसे जिस बच्चे को पता होगा कार्डियक डैमेज वाली चीज की, कोमा में ही डायरेक्टली इंसान चला जाता है, डेथ हो जाती है, सो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू स्टेटमेंट या करेक्ट है, जो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। फाइन, चलो जी। इन मिड 1960 इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग फ्लूइड, डीग्रीजिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर। ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली दे रखी है बुक में ही। ये मिड 1960 में यानी काफी पहले इस्तेमाल होता था बेटा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड इन सारी चीजों के लिए। क्लीनिंग फ्लूइड की तरह भी इस्तेमाल होता था, ग्रीस हटाने के लिए भी इस्तेमाल होता था, स्पॉट रिमूवर वही बात है कि आपका कहीं दाग लगे उसको हटाने के लिए। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो मिड 1960 में पहले कभी इस तरह से इस्तेमाल होता था, ठीक है। अगला सवाल, इथाइलिडीन क्लोराइड। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आपको खुद देना चाहिए, आई थिंक, राइट। क्यों देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, पिछला क्वेश्चन आई थिंक, लेट मी चेक, काफी ऊपर था शायद वो क्वेश्चन, है ना, मुझे क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था। इथाइल, जहां, हाँ सेकंड क्वेश्चन था, याद आ गया। इथाइलिन, जब मैंने आपको बताया था एल्काइलिन और एल्काइलिडीन, राइट, सेकंड क्वेश्चन था, हाँ आइसोमर्स वाला। तो इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, ठीक है, और दूसरा क्या था, इथाइलिन। क्या बताया था मैंने, ये किसके लिए था, विसिनल के लिए, तो ये किसके लिए होगा, जेमिनल के लिए। आंसर करेक्ट आ गया बी ऑप्शन, इथाइलिडीन क्लोराइड, बी ऑप्शन, जेमिनल डाइहैलाइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था ये। अगला सवाल है बेटा, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, पूरा नाम लिख देती हूं मैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, गॉट इट। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। एंड यहाँ पे एक चीज और है जो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे OH की जगह Cl आना चाहिए था, आई थिंक, ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंटिंग हो गई हो, कुछ नहीं है, बस ये आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये CH3CO एसाइल पार्ट, ठीक है, ये आपका अटैच हो जाता है ऑर्थो पे एंड पैरा पे। अगर आपको ध्यान हो, उसमें भी आपका पैरा प्रोडक्ट मेन होता है, तो इसीलिए आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा ढूंढना है जहां पैरा पे लगा होगा। ये भी गलत है, मेटा पे तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि क्लोरीन आपका क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये और ये सही है, लेकिन पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर है, इसलिए करेक्ट आंसर सी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछ भी रखा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो मेजर प्रोडक्ट आपको पैरा प्रोडक्ट बताना था, ये भी नहीं होता बेटा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं हैलोजन्स, ठीक है। हैलोजन आपका ये जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोएरीन्स में
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और जो आपका हेलोजन है X यानी कि वो आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो एंड डीएक्टिवेटिंग, ओहो लेट मी करेक्ट इट, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये आपने आई थिंक पहले किया होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज्ड टू लाइट एंड एयर। वैसे तो बड़ा सिंपल है, फॉस्जीन बताया था मैंने, COCl2 है ना, ये भी हमने रिवीजन करते टाइम किया था, फॉस्जीन COCl2, बट ये है कि मेरे ख्याल से आपको रिएक्शन भी कर लेनी चाहिए। क्लोरोफॉर्म की हमने क्या किया, देखो पॉइजनस गैस आपकी जो बन रही है, क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज टू लाइट एंड एयर, तो इसकी हो जाती है भाई ऑक्सीडेशन, बनता है पहले CCl3OH और उससे आगे बन जाती है फॉस्जीन गैस प्लस HCl, ये बन गई आपकी फॉस्जीन गैस, ठीक है। इस पे भी सवाल ना बहुत बार आ जाता है फॉस्जीन वाले पे, तो ध्यान रखना। ये आया मजेदार क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A फॉर्म्स B विद सोडियम मेटल, तो हम लिख लेते हैं जरा A, ठीक है, एंड विद सोडियम मेटल ये बना रहा है B, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, अगेन A फॉर्म्स C विद PCl5, A ही आपका PCl5 के साथ क्या बनाता है, C। अब ये रिएक्शन मुझे लगता है आप बहुत आसानी से कर पाओगे, PCl5 रिएक्शन में तो हमने बहुत बार कर रखी है, तो यानी A और C आपका बड़ी आसानी से पता लग जाएगा, पहले A और C ही पता लगा लो। अभी अभी हमने किया था ना अल्कोहल, तो A तो बेटा आपका क्या बन जाएगा, और यहाँ पे C2H5 ये सब जगह, मतलब इथाइल वाला ही आपको बनाना है। A तो हो गया जी आपका एल्कोहल, है ना, एल्कोहल PCl5 के साथ जब बनेगा रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, C2H5Cl, अल्काइल हैलाइड ये बन जाएगा, राइट। तो यानी आपका A और C तो क्लियर हो गया। अब इसमें A और C देख लो, है कहीं ऐसा, 3 में OH दे रखा है और ये पहला ही ऑप्शन है खाली जिसमें A और C आपका करेक्ट सेट बैठ रहा है। B बेटा आपका यहाँ से ऑलरेडी क्लियर ही हो गया, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। B का वैसे था क्या, बट B एंड C फॉर्म डाई इथाइल ईथर। B आपका डाई इथाइल ईथर आपका तब बनता है जब आपका सोडियम इथॉक्साइड हो, ठीक है, ये था प्लस C2H5Cl, यहां से NaCl निकल जाता है और ये डाइइथाइल ईथर बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा A। ये ना जब आपका नॉर्मली वैसे एग्जाम्स होते थे तो MCQ के फॉर्म में तब भी आपका इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, A रिएक्ट किया B से, B रिएक्ट किया C से, बताओ क्या क्या बनेगा, कंडीशंस पूछ ली, कुछ भी हो सकता था, ABC के फॉर्म में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसी तरह से आपको सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, सो हाइड्रोजन और जो आपका हेलोजन है ये निकल रहा है, ये आपको अब बताना है कि इनमें से भाई स्ट्रक्चर बताओ मेजर प्रोडक्ट X का जो ये बनेगा, ठीक है। अब अगर आपको ये रिएक्शन ध्यान हो तो जब हम मैकेनिज्म करते थे, ठीक है, उसमें याद है जो ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होता था वो बनता है, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने कर रखा है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, जो आपका कार्बोकैटायन, अब यहाँ पे तो आपका टर्शरी की भी पॉसिबिलिटी है ना, इतने सारे कार्बन हैं, अगर टर्शरी की पॉसिबिलिटी नहीं होती तो खाली सेकेंडरी प्राइमरी में आप कंपैरिजन करते, जो कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल है उसके रिगार्डिंग ही आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन पता है कौन सी आपकी, आपने कर रखा होगा एंटी मार्कोनिकफ रूल, ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिकफ रूल, अगर ध्यान हो, मार्कोनिकफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकफ एडिशन, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, उसके वाली ये रिएक्शन है, आप देख सकते हो फ्री रेडिकल शो कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस बच्चे ने नहीं किया इसका प्लीज मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लेना, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस मेनली चेक क्या करना है कि टर्शरी वाला कौन सा है, अगर टर्शरी नहीं है तो सेकेंडरी। ये पहला आपका कैसा कार्बन है, ये आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन से, है ना, प्राइमरी कार्बन से जब आगे जुड़ा है तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ये वाला किससे जुड़ा है, 1 2 3, ये आपका हो गया टर्शरी। अब इसको होल्ड पे रख लेते हैं, बाकी चेक कर लें। ये आपका ड्यूटेरियम यहाँ लग रखा है, ये आगे 2 पे, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, मतलब टर्शरी वाला आपका बी ऑप्शन था। सो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा टर्शरी का कार्बोकैटायन, या कार्बोकैटायन नहीं सॉरी टर्शरी फ्री रेडिकल, इतनी देर से मैं कार्बोकैटायन बोल रही हूँ, फ्री रेडिकल का भी आपका जो ट्रेंड है बेटा वो यही है, ठीक है। बार बार दिमाग में कार्बोकैटायन चलता है, टर्शरी फ्री रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल है, तो वो यहाँ पे जहां भी बनेगा, टर्शरी अगर नहीं है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी। वैसे आपका मोस्टली टर्शरी या सेकेंडरी में से कोई ना कोई आ ही जाता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद आगे हमारे जो जब क्वेश्चंस आगे हैं नेक्स्ट वो है
रिएक्शन आपकी हो रही है एल्कीन की, ठीक है, एल्कीन यानी यहाँ पे इथीन ले रखा है मैंने, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं ब्रोमीन गैस के साथ, ये गैसियस फॉर्म में होता है एंड ये बन रहा है आपका प्रोडक्ट, कैसा हैलाइड है ये, विसिनल, साइड साइड वाले कार्बन पे है ना, तो विसिनल डाइहैलाइड बन रहा है। तो अब ए बी सी आपका क्या है, कलर्स एंड, तो सपोज करो बच्चे को ए नहीं पता, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ए आपका बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, तो हेलोजनेशन जब आप कराते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट मोस्टली जो आपका यूज होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से आप देख सकते हो दो ही यहाँ पे दे रखे हैं, CCl4 CBr4, जिस बच्चे ने रिएक्शन अच्छे से करी होगी उसको ध्यान होगा, CCl4 आपकी आपका सॉल्वेंट है, गॉट इट। कलर अब देखते हैं, कलर बेटा ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन होता है और जो ये विसिनल डाइहैलाइड बनता है ये कलरलेस होता है, ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट बैठी, बी ऑप्शन, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा दूं, किसी बच्चे को डाउट हो जाएगा। तो अब आपको इसमें देखो करना क्या था, कलर्स का भी पता होना चाहिए था, कलर्स वाले क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि बड़ा सिंपल था, ब्रोमीन गैस के बारे में बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होता है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है एंड जो ये ध्यान रखना कि विसिनल डाइहैलाइड आपके जो बनते हैं वो कलरलेस होते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अब आ गए असर्शन रीजन वाले, जैसा कि आपको पता है असर्शन रीजन और जो केस बेस्ड है क्वेश्चन, जैसे आपके आते हैं पैसेज दिया उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने हैं, वो भी एग्जाम में आएंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग भी आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहला आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, रिएक्ट क्या कर रहा है, ये ईथर है ना, ये ईथर दे रखा है, ईथर रिएक्ट कर रहा है एल्काइल हैलाइड के साथ, ईथर गिव एल्काइल हैलाइड, नहीं रिएक्ट नहीं कर रहा, ईथर गिव एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल और ट्रीटमेंट विद HI, तो ईथर है आपका कोई एंड HI के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड प्लस एल्कोहल, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये आई थिंक विलियमसन सिंथेसिस वाले के केस में आपने ईथर्स, हाँ जब चैप्टर ईथर्स पढ़ोगे ना वहां पे भी आएगा, सो बेसिकली चलो आपको वो तो भी ध्यान नहीं होगा, SN1 में क्वेश्चन आपका असर्शन तो आपको दे दिया, उसके बाद है रीजन दिया हुआ है, रिएक्शन अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था टर्शरी एंड प्राइमरी का रोल है ना, SN2 में वैक्स अटैक होता है तो प्राइमरी वाला इजीली करेगा, SN1 में टर्शरी वाला इजीली करेगा, अगर आप यहाँ देख सकते हो तो ये टर्शरी ही है ना, तो अटैक जब इस तरह से होगा तभी ना आपका ये वाला एल्काइल हैलाइड बनेगा और दूसरा एल्कोहल बनेगा, इस वाले पार्ट से एल्कोहल बना है, इस वाले पार्ट से क्या बना है, एल्काइल हैलाइड, तो यस SN1 मैकेनिज्म से ये चीज पॉसिबल हो सकती है, SN1 मैकेनिज्म में टर्शरी ही प्रेफर करता है रिएक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे आपको, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में पीपीटी बनाते टाइम मैं वो देना भूल गई हूँ, असर्शन अगर करेक्ट है, रीजन करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो हम ए ऑप्शन पिक करते हैं, है ना। बी में क्या होता है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब वो जो उसका रीजन रखा है वो करेक्ट नहीं है। सी में आपका आता है असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स है, डी में आपका आता है असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, ठीक है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या बैठ रहा है, इसका रीजन भी करेक्ट है ना, रिएक्शन अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म, और दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो भी करेक्ट है, तो आंसर आपका आ जाना चाहिए था ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। ये असर्शन रीजन बड़े ध्यान से करना, बच्चों को डाउट ही रह जाता है। चलो क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स, यस हमें पता है डार्क बॉटल्स में स्टोर होती है क्योंकि लाइट में वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो असर्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड इन डार्क, ये गलत है ना, असर्शन करेक्ट हो गया, रीजन फॉल्स, कौन सा ऑप्शन, सी। Aryl halides cannot be prepared by replacement of hydroxyl group of phenol by halogen atom. Yes, aryl halides मतलब कि ये है ना, ये आपके नहीं बन सकते बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये रिएक्शन अगर आपने ध्यान दी हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हमने कहा था डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इस वजह से ये आपका सीधे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, है ना, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ आ जाता है इस वाले पोर्शन में, ठीक है ना, तो इस वजह से आपकी रिएक्शन इस तरह से नहीं हो सकती है। तो पहला असर्शन तो आपका बिल्कुल हाँ सही सेंटेंस है, लेकिन उसका रीजन क्या दे रखा है, फिनोल्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड वायलेंटली, ये गलत है। आंसर सी, असर्शन करेक्ट और रीजन अगर फॉल्स हो तो ऑप्शन आपका क्या आ जाता है, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। यस, बॉइलिंग पॉइंट का यही ऑर्डर है, मैंने आपको कल बार बार मैं बोल रही हूँ कल, एक्चुअली शूट एक दिन पहले किया होता है ना तो कल निकल जाता है,
तो जो हमने क्विक रिवीजन किया था चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बेटा ऑलरेडी बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाले जो आपके प्रॉपर्टीज हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। विद ब्रांचिंग कैसा चेंज हो रहा है या जो भी इस तरह की चीजें जरूर पढ़ लेना। फाइन। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में डिक्रीज होगा। पहला तो सेंटेंस सही है, अब रीजन चेक कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि सेंटेंस करेक्ट है नहीं है। सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन वो किसका कर रहा है, एल्काइल हैलाइड्स का विद हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो यस, एल्काइल हैलाइड्स का हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो यानी दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जब, तो क्या आ जाता है, बी ऑप्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है मैं बता देती हूँ। विद इंक्रीज इन मास, with increase in mass size of halogen भी इंक्रीज हो रहा है, with increase in mass and size of halogen, ऐसे कर लो, ठीक है। क्या बढ़ता है आपका, वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे आपका मास और साइज हैलोजन का बढ़ता जाएगा, वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और साइज पे डिपेंड करते हैं वैंडरवॉल फोर्सेस, तो उसी के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। फाइन। अगला असर्शन रीजन। अब असर्शन रीजन आपका आ गया भाई पैसेज पे बेस्ड। लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, हमने 30 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस में मैंने असर्शन रीजन भी लिया, आपको जनरल क्वेश्चंस भी लिए, और ये आपका आ गया पैसेज, ठीक है। पैसेज बेटा देखो, मैं ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ूंगी वो बहुत बोरिंग लगेगा, सो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप पॉज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रीडिंग करूंगी, रीडिंग करती हुई अच्छी नहीं लगेगा, पॉज कर लेना, पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना, उस पे बेस्ड आपके 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरह के 2 क्वेश्चन लिए, मतलब 10 क्वेश्चन हैं हमारे इस पैसेज पे बेस्ड, वो क्वेश्चन हम करेंगे। पहला आपका जो पैसेज है वो दे रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड, कि SN1 SN2 मैकेनिज्म से होता है ना, किस किस फैक्टर से गवर्न होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पैसेज पढ़ना है, ठीक है। और इन्फ्लुएंसेस ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी, पोलैरिटी का क्या फर्क है, या ये देखो लिविंग ग्रुप है, एल्केनिटी, ये सारी चीज आप अच्छे से जब पढ़ लोगे ना, तब उस पे बेस्ड आपको आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको डायरेक्टली इस पैराग्राफ से ही मिल जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपको हो सकता है जो आपने इन जनरल चैप्टर पढ़ रखा है वहां से हेल्प मिले। तो पहला क्वेश्चन क्या है, SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। मैं फिर से आपको कह रही हूँ बेटा पैसेज अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये पूरा पैसेज आप देख सकते हो कितना बड़ा है, इसको मैं अगर अभी यहाँ पढ़ूंगी तो बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है। 4 स्लाइड्स में आया हुआ है, आप उसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, सो दैट आप इसको सॉल्व कर सकें। SN1 मैकेनिज्म फेवर होता है किस तरह के सॉल्वेंट में। अब एक चीज और है कि आपको कहीं ना कहीं पूरे पैराग्राफ में लिखा होगा या आपको हिंट मिल जाएगा, पोलर सॉल्वेंट की मदद से रिएक्शन होती है। SN मैकेनिज्म में पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, ये आपको पैसेज में मिलेगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखो बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइसल्फाइड, ये आपके नॉन पोलर हैं। एसिटिक एसिड ही खाली पोलर था, तो आंसर यहाँ पे करेक्ट एसिटिक एसिड है। कभी कभी इस तरह से भी आंसर पता लग जाता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। हाँ, एक चीज और बेटा, अब जरूरी नहीं है कि इन चारों में से किसी का वहां पे जिक्र हुआ, हो सकता है किसी एक का जिक्र हुआ और किसी के साथ कंपैरिजन किया हुआ। जैसे इसके रिगार्डिंग वाटर का कंपैरिजन कर रखा था इथेनॉल के साथ, कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके कंपैरिजन में आपका जो जो मतलब इथेनॉल के कंपैरिजन में रिएक्शन भी जो हो रही है वो काफी फास्टेस्ट हो रही है। कहने का मतलब ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वहां रिएक्शन सबसे तेज होगी। सो यानी कि मिथेनॉल इज द आंसर, ठीक है। वहां शायद इथेनॉल और वाटर में कंपैरिजन कर रखा, मैं दिखा देती हूँ, रुको। ये देखो, ये था लाइन, द डीकंपोजिशन रेट SN1 ऑफ टर्शियरी क्लोरोब्यूटेन इन वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 79, इज इतने टाइम्स फास्टर देन इन इथेनॉल। तो मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का ज्यादा है तो रिएक्शन जल्दी तेज होगी, है ना, तेज होगी। तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे चूज करना था कि चारों में से किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। पैसेज का मतलब ये नहीं जैसे आप इंग्लिश में पैसेज करते हो ना, उसी में से आंसर निकलते हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो आपका कॉन्सेप्ट भी उनको चेक करना है, उन लोगों को आपका कॉन्सेप्ट भी चेक करना है कि आपने चैप्टर कैसे पढ़ रखा है, तो उसके दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट पैसेज की मदद से आंसर निकालना आसान हो जाता है। पोलर सॉल्वेंट्स मेक द रिएक्शन फास्टर, पोलर सॉल्वेंट्स आपकी रिएक्शन फास्ट करते हैं। इसका तो बिल्कुल सीधा सेंटेंस दे रखा था, मैं दिखाती हूँ आपको,
ये देखो, because polar solvent has a greater stabilizing effect on the transition state than the reactant, thereby reducing activation energy and accelerate the reaction. पोलर सॉल्वेंट आपका ट्रांजिशन स्टेट को अच्छे से स्टेबल करता है, आसानी से स्टेबल करता है, तो क्या आ जाएगा, स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तभी ना आपकी रिएक्शन तेज होगी अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। एंड चलो आगे करें। SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ, अब ये बेटा आपका, अगर आपको ध्यान होगा, लिविंग ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ ना, वही चीज आपकी अप्लाई होगी। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन या 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, इन चारों में ये ब्यूटेन है। सो रिएक्टिविटी के बेसिस पे अगर आप करेंगे, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। 1 आइडो, लिविंग ग्रुप के बारे में बात कर रखी है वहां पे, 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगी, क्योंकि आइडो के केस में सबसे जल्दी होगा, ठीक है। SN1 रिएक्शन किसके केस में होती है, टर्शरी या प्राइमरी। SN2 में प्राइमरी होता है, SN1 में टर्शरी, मतलब जितना आपका ब्रांचिंग वाला प्रोडक्ट होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा या फास्ट रिएक्शन करेगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, है ना। सो आप देख सकते हो SN1 SN2 कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो था जी हमारा पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड, राइट। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक और पैसेज दिया हुआ है, कंपैरेटिवली छोटा पैसेज है, लेकिन पढ़ना तो आपको इसको पड़ेगा, ठीक। सवाल देखते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट सिंथेसिस ऑफ टॉल्यूइन। फ्रीडल-क्राफ्ट सिंथेसिस ऑफ टॉल्यूइन, टॉल्यूइन क्या होता है, ये, ठीक है, दिस इज टॉल्यूइन। ये आपका, अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, जैसे हमने किया था ना, एसाइलेशन किया था आज के ही इक्वेशन किया था, उसी तरह से आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ CH3 लगा हुआ नजर आ रहा है, तो रिएक्शन आपकी किसकी मदद से होनी चाहिए, बेंजीन और CH3Br, इसकी हेल्प से एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये Br, सॉरी, ये मिथाइल आपका यहाँ लग जाएगा एंड Br आपका HBr निकल जाता है। सो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है ना, C6H6 प्लस CH3Br, करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो गया। इन हेलोएरीन कंपाउंड्स, हेलोजन कंबाइंस विद कार्बन हैविंग हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन में आपका जहां पे हेलोजन लगा होता है, हेलोएरीन में आपको पता है कि ये कैसा कार्बन है। यहाँ सपोज करो आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, ये कैसा कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, सिंगल डबल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये तो आपको पैराग्राफ में भी दिया हुआ है, पैसेज में ना बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। सो कुछ तो पैराग्राफ में मिल जाएगा, कुछ आपको खुद से समझना पड़ेगा। हेलोएरीन्स डू नॉट रिएक्ट थ्रू SN1 मैकेनिज्म बिकॉज, क्यों नहीं रिएक्ट करते हेलोएरीन्स SN1 मैकेनिज्म में, क्योंकि आपका जो फिनाइल कैटायन, SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, कैटायन बनता है ना उसमें, राइट। सो फिनाइल कैटायन जो आपका बनता है वो रेजोनेंस उसमें नहीं होता, उसके आप स्टेबलाइज नहीं हो सकता, इस वजह से आपका ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से नहीं होती, हेलोएरीन्स SN1 मैकेनिज्म से नहीं बनते हैं। ये आई थिंक आपको पैराग्राफ में अगर नहीं मिलेगा तो कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ तो आपको पैराग्राफ से हिंट मिलेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। आई थिंक ये आपने कर रखा होगा, ठीक है। हेलोएरीन्स डू नॉट रिएक्ट टू, हेलोएरीन्स SN1 मैकेनिज्म से क्यों नहीं रिएक्ट करते, ठीक है। ये जब आप चैप्टर पढ़ते हो वहां पे आपने आई होप ये चीज पढ़ रखी होगी, फाइन। चौथा क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन्स में जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, हेलोजन कैसा बिहेव करते हैं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, हेलोजन बिहेव्स एज डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो यानी डी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अगला, क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन लिख लें जरा। क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक्वस का था मतलब ये आपको ध्यान हो 6 to 8% दे रखा था, एंड टेम्परेचर दे रखा है जी 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। वेट अ मिनट, ठीक है। क्या बनेगा इसमें बेटा, आपका 2 स्टेप रिएक्शन है, ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ना आपका हाइड्रोलिसिस होता है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट जब करवाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाता था फाइनली फिनोल, ठीक है, फिनोल बन जाता था। 2 स्टेप में है, पहले एक्वस NaOH सोडियम सॉल्ट बनता था, ONA लगा होता था, ठीक है, उसके बाद ये Na हटाते थे तो OH आ जाता था। ये फर्स्ट स्टेप में आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये सेकंड स्टेप में बन जाएगा, ठीक है। ये तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपका फिनोल आ गया, तो यहाँ पे फिनोल ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस
आप कह सकते हो प्रैक्टिस। एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपका जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का जो चैप्टर था उसके मैंने 30 क्वेश्चंस ले लिए, जिसमें हमने असर्शन रीजन भी कवर अप किया, हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर में मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने क्विक रिवीजन और एमसीक्यूज में दोनों में कवर अप करवा दिया है। सो जो बच्चा इसको पढ़ लेगा ऑब्वियसली अच्छा स्कोर कर पाएगा। एंड एक और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइज कंपटीशन हेल्दी रखा करो। इसको अपने अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, यूज करते होंगे जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप सब लोग यूज कर रहे हैं जब से ऑनलाइन आ रहा है, क्योंकि जो होमवर्क एक्सचेंज होता है ये सब इसी पे चलता है, राइट। सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, किसी ना किसी की मदद करो। तुम एक की मदद करोगे वो आगे ऐसे मदद करेगा, और इस तरह से चीजें हेल्प आप जब एक दूसरे करोगे तो ग्रो करता है, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया वो ना पढ़े, नो, फाइन। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, रिवीजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की रिवीजन और एमसीक्यूज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।